अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना? जो ये आपको अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि जब हम ट्रांजैक्शन वाले ये सेक्शन पे आएंगे, ठीक है, जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन पे आएंगे तो आपको हेल्प होगी, ठीक है ना? तो ये आपको कंप्लीट लेक्चर देखना है, एंड टू मीन्स शुरू से लास्ट तक आपको देखना है, ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड होगा कि एसिड क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। तो ये मैं आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इस लेक्चर में करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो वो एसिड क्या होता है? एसिड बेसिकली हम जो भी रिसोर्सेस हमारे जो भी होते हैं बिजनेस में, उससे हम एसिड कहते हैं। तो डेफिनेशन कहीं जाने में आ जाते हैं, एसिड इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन बिजनेस। जैसे कि हमारे पास कैश आ गया, इक्विपमेंट आ गई, बिल्डिंग आ गई, ठीक है, और जैसे कि इंटेंजिबल हमारे एसेट हो गए कि पेटेंट आ गया, ट्रेडमार्क, गुडविल जो हमारी कंपनी की है, ठीक है ना? तो ये क्या है, सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज हैं जो हम यूज़ करेंगे किसी प्रोडक्शन के लिए या किसी पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसे हम एसिड कहते हैं, ठीक है। तो एसिड को बेसिकली हम 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया है टेंजिबल और इनटेंजिबल बेसिस पे, और सेकेंडली हम डिवाइड किया है बाय नेचर हमारे करंट एसिड और नॉन करंट एसिड या फिक्स एसिड भी हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है कि टेंजिबल, जिसे हम छू सकें, ठीक है, छू सकें, वो उन एसिड को हम छू सकें, उसे हम टेंजिबल एसिड्स कहते हैं। ये हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दीज एसिड आर दोज हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। कि क्या कौन से एसिड होते हैं जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं। इट कैन बी सीन एंड टच। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन में भी यही बात बता रहा है। तो वो एसिड जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और जिसे हम देख सकें और छू सकें, उसे हम टेंजिबल एसिड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास मशीनरी आ गया, किसी बिजनेस में मशीनरी हमारे पास टेंजिबल एसिड हो सकता है। इक्विपमेंट हमारे पास, जो हमारे पास इक्विपमेंट है जिसे हम यूज कर रहे हैं बिजनेस पर्पज के लिए, वो हमारे पास एसिड हो गया। कैश हमारे पास आ गया, ठीक है, उसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो क्या हो गया, हमारे पास टेंजिबल एसिड हो गया। तो ये था टेंजिबल एसिड। इसके बाद हम इंटेंजिबल एसिड को देख सकते हैं, एंड डेट हैव नो नॉट फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, ऐसे एसिड जिसके पास, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो पर उसकी पोजेशन हो, ठीक है ना, गिव सम राइट्स एंड बेनिफिट्स टू द ओनर। जैसे कि गुडविल, किसी कंपनी के मीन्स अच्छा इमेज होगा तो वो बंदा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, उस वो प्रोडक्ट वगैरह परचेज करेगा, ठीक है, गुडविल, ठीक है, इमेज, कंपनी का इमेज। और ट्रेडमार्क हमारा गया, पेटेंट राइट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, इंटेंजिबल एसिड हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा करंट एसिड। करंट एसिड क्या, कौन से एसिड होते हैं? दोज विच आर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश और यूज विद इन 1 ईयर। ऐसे एसिड जो हमारे जो इजीली कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना, इजी कन्वर्ट कैश में हो जाए, या कैश हो, ठीक है ना, विद इन 1 ईयर, जो हम उसे 1 साल में यूज कर सकें। जिसमें हमारा सबसे मीन्स मोस्ट लिक्विड एसिड जो हमारा आ जाता है, मोस्ट करंट एसिड जो हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास कैश आ जाता है। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, और जो हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम लीस्ट, जो हमारे पास लीस्ट करंट या लीस्ट लिक्विड जो हमारे पास एसिड है, वो हमारे पास इन्वेंट्री आ गई, ठीक है ना, जो बहुत कम, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लेती है करंट एसिड में कैश में कन्वर्ट होने के लिए। और उसके बाद हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह हो गए, ठीक है ना। ये हमारे पास एक्चुअल बेसिक जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उसमें हम एक सेपरेट लेक्चर करने वाले हैं, ठीक है ना। कंप्लीट में अंडरस्टैंडिंग करवाऊंगा कि हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। तो उस पर हम एक कंप्लीट लेक्चर अलहदा बनाएंगे ताकि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाती है नॉन करंट एसिड। ऐसे एसिड जो विद इन 1 ईयर कन्वर्ट ना हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, वो नॉन करंट एसिड होता है। आर एसिड डेट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कन्वर्ट इन कैश और यूज अप टू विद इन ईयर, ठीक है। वो ऐसे एसिड जो कन्वर्ट ना हो कैश में, ठीक है ना, और हमें 1 साल में यूज ना कर सकें, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लांट हो गया, ठीक है, जो इंडस्ट्री या फिर बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, लैंड आ गई उसकी, एक बिल्डिंग आ गई। तो ये क्या थे, ये सारे हमने एसिड को डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अकाउंटिंग के लिहाज से। तो इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड पे आ जाता है कैपिटल।
बेसिकली कैपिटल क्या होता है, जो ओनर हो, ठीक है ना, हम कैपिटल दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, उसे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है ना। कैपिटल हमारा जो रिसोर्सेज होते हैं, जो हम इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, अमाउंट लगाते हैं, ठीक है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल राइज करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला जो हमारे पास ओन हो, ठीक है ना, अपना हो, ठीक है ना, ओनर का हो, ठीक है ना। और दूसरा हो शेयर इक्विटी, ठीक है, जो हम दूसरे बंदों से लेते हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा आ जाता है क्रेडिट इक्विटी, ठीक है, जो हम लोन वगैरह लेते हैं, ठीक है ना, क्रेडिट इक्विटी आ जाती है, ठीक है। तो हम इस तरीके से हम जो इक्विटी हमारे पास कैपिटल राइज हो सकता है, तो उसे हम देख लेते हैं कैपिटल है क्या। इट इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन द बिजनेस, ठीक है। ये अमाउंट है जो जो ओनर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, ठीक है, वो क्या करता है, किसी बिजनेस में लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। दिस अमाउंट इज इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। बेसिकली जो हमारे पास रेवेन्यू अर्न होता है, जो हमारे पास प्रॉफिट अर्न होता है, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होता है। एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट। और अगर वो जो ओनर है, और बाद में हमारा एक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस रन हो रहा है, ठीक है ना, उसमें हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख उसमें इन्वेस्टमेंट है, और बाद में उस ओनर ने 5 लाख ज्यादा 5 लाख और उसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज होती है विथड्रा। अगर वो बंदा, ठीक है, वो ओनर्स, अगर हमारे पास 10 लाख पहले इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 5 लाख हमने निकाल लिए, तो हमारे पास रिमेनिंग कितनी बचेगी, रिमेनिंग हमारे पास 5 लाख की 5 लाख हमारे पास रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बचेगी, तो वो कैपिटल डिक्रीज होगा। विथड्रॉ पे हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा। एडिशनल हम अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाते हैं बिजनेस में, तो उससे हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं लाइबिलिटी। बेसिकली लाइबिलिटी क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है जो बिजनेस पे होती है, जो हमें पे करनी होती है, ठीक है ना। बेसिकली इसमें भी दो किस्म की लाइबिलिटी करंट आ जाती है। करंट लाइबिलिटी जो विथ इन हमें 1 ईयर में पे करनी होती है, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास अकाउंट पेबल, सैलरी पेबल वगैरह आ जाती है, जो हम एक साल में पे करनी होती है। और नॉन करंट लाइबिलिटी जैसे कि हमारे पास लीज आ गया, ठीक है ना, और जो हम नॉट पेबल आ गया, जो हम बड़े बड़े लोन लेते हैं, ठीक है, एक साल से ज्यादा, ठीक है, उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। लाइबिलिटी रिफर्स टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये ऑब्लिगेशन है जो, ठीक है, कंपनी को पे करनी होती है। दिस डू नॉट द अमाउंट विच आर बिजनेस ऑन टू अदर्स। ये ऐसी अमाउंट होती है जो हम दूसरों से लेते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम बैंक लोन हो गया, ठीक है, या किसी अदर पर्सन से लेते हैं, जिससे हमारा कैपिटल राइज हो और हमारा बिजनेस स्मूथली रन हो सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, ठीक है, ड्राइंग। तो बेसिकली मैंने ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल में भी दे दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने पहले 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है, 10 लाख इन्वेस्ट किए हैं। तो उसके बाद उस बंदे ने कुछ पर्सनल यूज के लिए 2 लाख उसने निकाल लिए, ठीक है, 2 लाख उसने निकाल लिए। तो उसके बाद जो बंदे का कैपिटल रिमेनिंग 8 लाख बचा। तो ये अमाउंट होगा जो बंदा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, या किसी और पर्पज के लिए भी निकालता है, वो कैपिटल से डिडक्ट होंगे। It is the amount of the cash or value of the good withdraws from the business by the proprietor for the his personal use, ठीक है, his और her personal use के लिए वो बंदा जो बिजनेस से निकालता है पैसा, जो अमाउंट निकालता है, उसे हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है ना। और इसको भी हम बाद में ये जो सारे मैंने अकाउंट बताए वो कैसे अकाउंटिंग में ट्रीट किए जाते हैं, नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम नॉमिनल अकाउंट और जो टेम्पररी अकाउंट, जो हमारा रियल अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करने हैं बेसिक टर्म्स कौन कौन से जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होंगे अकाउंटिंग में, उसे डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा आ जाती है रिवेन्यू। रिवेन्यू हमारे पास आ जाता है। रिवेन्यू क्या होता है, ऐसा अमाउंट जो हम अर्न करें इन द बिजनेस। रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न इन द बिजनेस। बेसिकली जो ऐसा रेवेन्यू, जो ऐसा पैसा जो हम अर्न करते हैं बिजनेस में, ठीक है। जैसे कि सेल रेवेन्यू, हमने कोई सेल दी है, उससे पैसा आया है। जैसे कि हमने किसी को लोन दिया हुआ, ठीक है, लोन दिया, उसमें हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो उससे भी हमारे पास रेवेन्यू आएगा। अगर हमने किसी को सर्विसेज दी है, ठीक है ना, या हमारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, उसमें उससे जो पैसा आएगा, उससे हम क्या बोलते हैं, सर्विस रेवेन्यू और रेंटल रेवेन्यू, ठीक है। रेवेन्यू बेसिकली क्या होता है, रेवेन्यू इज अमाउंट अर्न इन द बिजनेस, उसे रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारा आ जाती है एक्सपेंसेस, ठीक है ना। एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्सपेंसेस इज द अमाउंट पेड टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू।
बेसिकली एक्सपेंसेस हम उस चीज को कहते हैं जो यूज है, ऐसा अमाउंट जो यूज होता है किसी चीज को मीन्स पैसे को प्रोड्यूस करने के लिए, रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे कि सैलरी एक्सपेंसेस, अगर हमारी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वो एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो एम्प्लॉय है उसे भी सैलरी तो देनी होगी, तो सैलरी एक्सपेंस आ गया, यूटिलिटी एक्सपेंसेस भी हमारे आ जाएंगे, मेंटेनेंस जो हमारी कंपनी के जो हमारा बिजनेस रन हो रहा है उसकी उसमें प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह के मेंटेनेंस का भी एक्सपेंस आएगा, इनकम टैक्स जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा उस पर टैक्स भी लगेगा, वो भी हमारा कैलकुलेट करेंगे, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस लाइक डेट, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है, हमारा आ जाता है डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये भी हमारा एक्सपेंसेस होता है, जो किस पे होता है, जो हमारे पास जो एसेट होते हैं, फिक्स एसेट, उसकी वैल्यू डिक्लाइन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्लांट लिया है, ठीक है ना, एक प्लांट लिया है जिसकी वैल्यू हमारे पास, ठीक है, 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख या करोड़, अब जो भी है मान ले, ठीक है, 20 लाख के बाद में जब हम उस प्लांट को यूज करते हैं या वो यूज करते हैं, उसके एक टाइम आएगा उसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाएगी, ठीक है ना, या वो लास्ट में उसकी एब्सोल्यूट हो जाएगी, किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो प्लांट काम का नहीं रहेगा, या उसकी वैल्यू तकरीबन कम होती रहेगी। फॉर एग्जांपल 18 लाख हुई, फिर उसमें डिक्लाइन, और हमने यूज किया वो 15 लाख की होगी, तो उसकी वैल्यू जो ये डिक्लाइन हो रही है, ठीक है ना, ये वैल्यू जो डिक्लाइन हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं, द डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन पे भी हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे, डीप मींस कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसके कौन से मेथड होते हैं, ठीक है, ये हम पूरा लेक्चर बनाएंगे ये, ठीक है ना, मैं आपको एक कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा, उससे आपको डेप्रिसिएशन की भी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।